नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी का आगे का भिभिया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये आप लोगों के एएनएम क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग जैसे कि इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हमारा कब जो नई बहाली है वो बिहार वाले देखने पड़े बीटीएससी के द्वारा, और वैसे बहुत सारी बहालियाँ आए भी है, उनका भी बहुत सारा कैंडिडेट मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि रेलवे वाला जो भरे होंगे उनका भी तैयारियां कर रहे होंगे। लगातार कोई न कोई एएनएम की बहाली आते रहते हैं, पीएमसीएच वाले बहाली आने वाले हैं। तो इन सब के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहे। आपकी क्लासेज उन्हीं सब के लिए वर्क कर रही है, उन्हीं सब के लिए आपकी तैयारियां उसी अनुसार चल रही है। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आपको अभी जन्माष्टमी का ऑफ़र मिल रहे हैं, जिसमें कि आप लोग मिनिमम प्राइस में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके कॉल करके जो अभी आपका जन्माष्टमी जब तक है तब तक आपका मिनिमम प्राइस में आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ऑफ़र दिया जा रहा है जन्माष्टमी का और आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऑफ़र में आप ले लेते हैं तो आपको चार महीना जो क्लास चलेंगे वो उसी में आपको चलता रहेगा। आपकी तैयारी बेहतर हो जाएंगे। आप लोग जो नए एग्ज़ाम की जगह नए बहाली की इंतज़ार कर रहे हैं उसमें अपना एक सीट पक्का कर पाइएगा और नौकरी 24 में लेकर आप लोग कहीं जॉब करिएगा। नहीं तो आपको फिर पछताना पड़ जाएगा। आपने देख लिया है कि नौकरी में कितना कठिनाई होती है एग्ज़ाम निकालने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन करते चलेंगे ना, तो जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आपके पास 2000-3000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। उतना क्वेश्चन में से अगर 3000-4000 हम लोग लेक्चर से देखते हैं उसमें से 1000 भी आपको याद रहता है, या आप एक दो बार PDF से पढ़ते हैं तब भी आपके दिमाग में कुछ ना तो कुछ रहेगा। नहीं तो मतलब कि आपको लगते रहता है कि हमको याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो आपको आ जाएगा। वो टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्लैम्पसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन से है। एक्लैम्पसिया में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दवा होता है। ऑक्सीटोसिन या सोडा कार्बन या मैग्नीशियम सल्फेट या किन किन को डाउट है कि एक्लैम्पसिया कौन कौन नहीं समझते, कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन सी दवा प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया या सोडा बाइकार्बन या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसमें मिला हुआ रहता है, यानी कि इसका मतलब कि यही यूज करते हैं जिसमें MgSO4 की मात्रा हो। मैग्नीशियम सल्फेट या डायाजीपामा। तो किस तरीके का मतलब कि दवा प्रयोग किया जाता है प्रमुख तौर पे, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो मैग्नीशियम सल्फेट किया जाता है। एक्लैम्पसिया में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रमुख दवा है वो कौन सा है, तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किस प्रकार के गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। गर्भपात मतलब जब गर्भ धारण किया जाता है और उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब कि हटाया जाता है, तो उसको गर्भपात बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि किस प्रकार के गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कि अब कोई ऐसा पेशेंट आएगा जो मतलब कि बार बार गर्भ धारण करते हैं लेकिन वह गर्भ अवस्था को निरंतरता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, मतलब कि गर्भपात हो जाता है। तो इस तरीके के केस में मतलब कि क्या होता है वही आपसे पूछ रहे हैं कि निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप क्या करिएगा। असफल गर्भपात या आंशिक गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात। तो कैसे आप लोग उसको सुनिश्चित करिएगा, तो वो सुनिश्चित किया जाता है आंशिक गर्भपात से। किस तरीके से, मतलब उसका सुनिश्चित कर निरंतरता का सुनिश्चित करना किससे होता है, तो आंशिक गर्भपात से। थोड़ा भी यदि गर्भपात होता है तो उसका सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला है कि गर्भ से बाहर आरोपण होने वाले गर्भ की मुख्य स्थान कौन सा होता है। मतलब गर्भ से बाहर जो आरोपित होता है गर्भ, वह स्थान कहाँ पर होता है। फ्लैपियन ट्यूब में या गर्भाशय गुहा में या गर्भाशय ग्रीवा में या उदरीय गुहा में। तो ये कहाँ होते हैं,
तो ये आपका फ्लोपियन ट्यूब में होता है। गर्भ से बाहर जो आरोपण होने वाला गर्भ का मुख्य स्थान है वो कौन सा है? तो वो आपका है फ्लोपियन ट्यूब। कौन सा है? फ्लोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्यूबल गर्भ अवस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? एस्थेमस में, या इंडिव्यूलम में, या एम्प्यूला में, या इंडस्ट्री। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को बार बार कहते हैं कि क्लास ज्वाइन के लिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज किया करिए, कॉल ज़्यादा मत करिए, क्योंकि क्लास कभी चल रहा है, कभी वीडियो का एडिटिंग होते रहता है। आपको पर्सनली नंबर मिला है तो आप लोग मतलब उससे आपको व्हाट्सअप करने से ज़्यादा बेनिफिट है। उस पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा। क्लास तो ज्वाइन आप व्हाट्सअप से भी कर सकते हैं या कॉल करके भी कर सकते हैं। कह रहा है कि रिगली फॉरसेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है? घुमावदार फॉरसेप या लंबा फॉरसेप, एक ही तरह से नाम है ये। तो रिगली फॉरसेप का जो प्रकार होता है वो किस तरीके से होता है? तो ये छोटी फॉरसेप के आकार का होता है। कैसा होता है? तो छोटी फॉरसेप। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में HIV के स्क्रीनिंग के लिए किए जाने वाला टेस्ट कौन से है? ये कल भी हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो EIS मतलब कि एक टेस्ट होता है, इससे के द्वारा उसका मतलब कि क्या किया जाता है? गर्भ अवस्था में HIV का स्क्रीनिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिल्ली को फाड़ कर किस प्रकार का प्रवर्तन होता है? मतलब कि कम या शल्य चिकित्सा या चिकित्सा या मिला जुला, तो कैसा होता है? तो ये आपका शल्य चिकित्सा, मतलब कि झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मतलब कि झिल्ली को जैसे फाड़ा जाता है तो मतलब कि वो किस तरीके से शल्य चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा मतलब कि ऐसा नहीं कि ऑपरेशन, मतलब कि मशीन के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है तो उसको शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। जैसे कि किसी को मतलब कि कह सकते हैं कि पत्थर भी हो जाता है तो उस शल्य चिकित्सा द्वारा भी उसको ठीक किया जाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का प्रवर्तन होता है? तो शल्य चिकित्सा। हालांकि किस प्रकार की जुड़वा गर्भधारण में भ्रूण का लिंग समान हो जाता है? मतलब कि जब जुड़वा बच्चा जन्म लेता है तो किस प्रकार का गर्भधारण रहता है कि मतलब कि भ्रूण का जो लिंग है वो समान हो जाता है। मतलब कि एक ही, मतलब लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की। ये इसका क्या रीज़न है ये आपसे पूछ रहा है। आयोवेलर के द्वारा, या नियोयूलर के द्वारा, या फ्यूटस एकार्डियसम, या फ्यूटस पापियर्सकस के द्वारा। तो किसके द्वारा ये जुड़वा गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग समान होता है? तो ये आपका नियोयूलर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नियोयूलर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल से हम इसको ट्राई करेंगे कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आपको फिगर के जरिए और भी क्लियरिफिकेशन करते चले और आपको और अच्छा से समझ में आ सके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रसव प्रवर्तन नहीं होता है? तो प्रसव का प्रवर्तन किसमें नहीं होता है? तो ये आपका उच्च जोखिम गर्भ अवस्था में प्रसव का प्रवर्तन नहीं होता है। अगला है कि कौन से एंटीबॉडी अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है? ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो अपरा को पार कर देता है और भ्रूण तक पहुंच जाता है? IgG या IgM, IgF या IgA। तो ये कौन सी होती है? तो ये आपका IgG होती है, IgG जिसको भी जिसे बोलते हैं। ये मतलब कि एक एंटीबॉडी होता है जो अपरा को पार कर भ्रूण तक ये पहुंच जाता है। हालांकि जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्सोऑक्सीटोसिन सामान्य प्रसव में किसकी डिलीवरी के बाद देना चाहिए? पहला जुड़वा के बाद, या दूसरा अपरा के बाद, या दूसरा जुड़वा, या दूसरा अपरा के बाद? तो जुड़वा गर्भावस्था में ये कब दिया जाता है डिलीवरी के समय? तो ये मतलब कि दूसरा जुड़वा के बाद इंजेक्सोटोसिन
मतलब कि प्रसव के डिलीवरी के बाद दिया जाता है। कि कब? तो दूसरा जुड़वा के बाद। हालांकि अंतर्गर्भाशय भ्रूण मृत्यु द्वारा उत्पन्न गहन जटिलता है। क्या DIC या रेटिनोपैथी या कोरियोनो कार्सिनोमा या ट्रांसफ्यू सिंड्रोम? तो ये कौन सा होता है? तो ये आपका क्या है? DIC। क्या होता है? DIC। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। हालांकि LSCS के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? ऑपरेशन के आधे घंटा बाद, या मतलब कि एक थेरेपी दिया जाता है LSCS, तो उसके बाद अब माँ को स्तनपान कब देना चाहिए? ऑपरेशन के आधे घंटा बाद, या ऑपरेशन के तुरंत बाद दे देना चाहिए, या मतलब स्तनपान या ऑपरेशन के अगले दिन, या ऑपरेशन के 4 घंटे बाद बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है, तो ये कब किया जाता है? तो ये आपको मतलब कि ऑपरेशन के अगले दिन से दिए जाते हैं। कब दिया जाता है? तो ऑपरेशन के 4 घंटे बाद। कब दिया जाता है? ऑपरेशन के 4 घंटे बाद तक, 4 घंटे तक। और इस अंतराल में बच्चों का आपने देखे होंगे कि कोई अदर दूध पिलाए जाते हैं। हालांकि तंत्रिका पेशीय मेलजोल में व्याख्यान में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? पोलरिटी या फंडल अभिकारता या संकुचन या रिट्रैक्शन? तो ये कौन से तंत्रिका पेशीय होते हैं जो मेलजोल व्याख्यान के प्रयोग में किए जाने वाला शब्द है? तो ये क्या है? पोलरिटी। क्या होता है? पोलरिटी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा कारण माँ की मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है? एनीमिया या टॉक्सीमिया, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन ज़्यादा प्रभावित करता है? तो दोनों प्रभावित करता है। एनीमिया भी और टॉक्सिनोमिया भी, दोनों के कारण भारत में माँ की मृत्यु का दर सबसे ज़्यादा होते हैं गर्भधारण के स्थिति में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एड्स की रोकथाम की उपयोगी गर्भ निरोधक है। एड्स की रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक कौन सा है? मतलब नसबंदी, कॉन्डोम, स्त्री नसबंदी, या गर्भ निरोधक गोलियां? तो क्या हो सकता है? तो कॉन्डोम मतलब कि इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है? उपयोगी गर्भ निरोधक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स गले में जो होता है, कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्थित होता है कहाँ? किडनी पर, गर्दन पर, थेरैक्स पर, या मस्तिष्क पर? मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे मतलब कि कह सकते हैं कि आप खाना पीना और सब चीज़ें जो अंदर जाते हैं, तो वह कहाँ स्थित होता है वो बनता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो वैसे गले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कह रहे स्थित कहाँ पर होता है? तो मतलब कि गर्दन ही कर सकते हैं, गर्दन पर ही होते हैं। हालांकि अबॉर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? अबॉर्सियो, ये प्लेसेंटा के बारे में हमने बहुत सारे इनकी चर्चाएं किए थे, बहुत सारे डिटेल्स में जाने भी थे। तो कह रहा है अबॉर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि समय से पहले अपरा का पृथक हो जाना। क्या होता है? मतलब कि समय से पहले अपरा का जो पृथक हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अबॉर्सियो प्लेसेंटा का यही अर्थ होता है। अगला है कि अम्बिलिकल कार्ड की लंबाई होती है कितना? ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो अम्बिलिकल कार्ड की जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के लिए शुक्राणु फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए, इसके बारे में भी हम लोग 3-4 बार आपको बताए थे। एक बार फिर से किसी का डाउट था तो उसमें भी हमने आपको बताए थे। ये निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है। निषेचन क्रिया में जब पुरुष का जो स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाता है, जो कि वजीना के माध्यम से, और जो कि अंडाशय में जाके निषेचित होता है, ये सब हमने आपको बताए थे। फिगर भी इसका सारा कुछ दिखाए थे, कैसे क्या कुछ होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो वही कह रहा है कि शुक्राणु का जीवन काल उसमें उस दौरान कितना होता है। तो ये कितने देर का जीवन काल होता है इसका? तो इसका जीवन काल 48 घंटे का होता है। कितने देर का? 48 घंटे का।
अगला है कि भ्रूण का तंत्रिका बनता है, मतलब कि भ्रूण का तंत्रिका कहाँ बनता है? एंडोडर्म में, एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में या पैरेनकाइमा में। तो कहाँ बनता है? तो ये आपका बनता है एक्टोडर्म में। कहाँ बनता है? एक्टोडर्म में। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। हालांकि मीनार्की शुरू होने की औसतन आयु क्या होती है? तो मीनार्की शुरू होने की जो औसतन आयु है वो कब से शुरू होता है? तो ये आपका 12 से 14 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में अपरा एवं भ्रूण का वजन का अनुपात होता है, कितना होता है? तो गर्भ अवस्था में अपरा एवं भ्रूण का वजन का जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब एक के दूसरे से मतलब कि तुलना में कितना होता है, मतलब भ्रूण अपरा की तुलना में कितना वजनीय होता है, ये पूछ रहा है। तो ये कितना अनुपात में होता है? तो ये आपका 1.6 कह सकते हैं, या आप उसको क्या कह सकते हैं, 8/5 भी कह सकते हैं। यदि इसका वजन 5 के रूप में लिया जाए भ्रूण का, तो अपरा उससे 3 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब कि 3 उनसे ज़्यादा होगा। तो मतलब कि 1.6 याद रख सकते हैं या 8/5 भी याद रख सकते हैं। इस मतलब अनुपात में उसका वजन होता है। हालांकि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक दर की सामान्य से अधिक होने पर क्या होता है? तो एमनियोटिक दर से समान से अधिक हो जाने पर उसमें क्या हो जाता है? उसमें हाइड्रा एमनियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रा एमनियोसिस हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं? तो प्रसव के बाद पहले जो 6 हफ्ता होता है वो क्या कहलाता है? तो वो प्रसव उपरांत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव उपरांत काल कहलाता है। हालांकि गर्भ अवस्था के खतरे के चिन्ह निम्नलिखित में से सभी है, सिवाय किसको छोड़ के इनमें से जो भी है वो गर्भ अवस्था के खतरे का चिन्ह है? कब्ज या धुंधला दिखना, निरंतर सिरदर्द बना रहना या रिट्रैक्शन। तो क्या होता है? गर्भ अवस्था के खतरे का चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो धुंधला दिखना भी होता है, निरंतर सिरदर्द भी होता है, रिट्रैक्शन भी होते हैं। कब्ज इसका कोई मतलब कि वैसा चिन्ह नहीं है। कब्ज तो नॉर्मली इंसान को भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि गर्भधारण होने पर ये सब होते हैं। तो ये मतलब कि इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। कारा किसके सिवाय, मतलब किसको छोड़कर गर्भधारण के खतरे का चिन्ह होता है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कारा सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव सूचक है, क्या है? आईयूडी या भ्रूण में तनाव आना या आरएच असंगति या एनीमिया। तो क्या होता है? तो ये आपका होता है मतलब आरएच असंगति, मतलब कि सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव का सूचक क्या है? आरएच असंगति। अगला है कि ओरल थ्रस का कारण होता है क्या? तो ओरल थ्रस का जो आपका कारण होता है वो फंगस होता है। कौन होता है? मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ दिया गया है, लेकिन उसका क्या होता है? ओरल थ्रस का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? तो फंगस होते हैं। तो 1-25 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। ईडीडी के बारे में कल हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा, जिसको भी पता हो। ईडीडी से 2 हफ्ते आगे तक गर्भ अवस्था की निरंतरता बनाए रहना, इसे क्या कहते हैं? दीर्घकालिक गर्भावस्था या बाधित गर्भ प्रसव या दीर्घकालिक प्रसव या समय के बाद खींची गर्भ अवस्था। तो ये क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको डिटेल्स में बताएंगे, और जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन रहेंगे आप लोगों की नई बहाली को लेकर, वो भी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे और नोट्स भी साथ में मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट क्लास कर रहे हैं या अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अभी आपको ऑफ़र चल रहे हैं जन्माष्टमी का,
तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।